नमस्कार। भृगु लिनेज पॉडकास्ट में मैं राजीव भार्गव आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो पेशे से तो डॉक्टर हैं, बट उनके खून में हिंदुत्व और सनातन बह रहा है। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं। वह बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। रहते तो जयपुर में हैं, पर भारत को अपना घर मानते हैं। वह 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार, सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले ये व्यक्ति जानवरों के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। तो आइए मिलते हैं समाज के ऐसे ही एक छिपे हुए रत्न से, श्री सुधीर भार्गव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप अपने बचपन के दिन, जन्म, स्कूल, कॉलेज वगैरह के बारे में कुछ बताइए। बचपन जन्म मेरा जयपुर में ही हुआ। दादाजी मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे। उसके बाद फिर अलवर महाराजा के साथ वो अलवर आ गए। उनका अंग्रेजी और मैथमेटिक्स पे जबरदस्त कमांड था। पिताजी राजकीय सेवा में थे तो जयपुर रहे। मेरा जन्म जयपुर हुआ, शिक्षा भी अधिकतर जयपुर हुई। ग्रेजुएशन वेटरनरी साइंस जो ना, राजस्थान में एक ही कॉलेज था बीकानेर, वहाँ से वेटरनरी साइंस में ग्रेजुएशन हुआ और वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। वेटरनरी साइंस के साथ साथ पब्लिक हेल्थ ये मेरा विषय रहा है। जानवरों से पशुओं में कौन कौन से रोग जाते हैं और उसी प्रकार से पशुओं से जानवरों में कौन कौन से रोग आते हैं, इस विषय पर मेरा काफी रिसर्च भी रहा है, अनुसंधान भी रहा है और अभी भी वर्तमान में उस विषय का जब भी मौका मिलता है मैं काम करता हूँ। आप स्टूडेंट लीडर भी रहे। एक्टिव पॉलिटिक्स में आपका कैसे पदार्पण हुआ? मैं विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रारंभिक समय में जुड़ गया और जहाँ जहाँ मेरा अध्ययन रहा, खासतौर पर जो कॉलेज का समय था, वहाँ पर अनेकानेक समस्याएं विद्यार्थियों के सामने आया करती थी और ऐसे उस कालखंड में भी ऐसे ऐसे मुद्दे देश के अंदर खड़े हुए, मंडल कमीशन से लेकर के आरक्षण विषय में लेकर के, राम सेतु के विषय में लेकर के, राम जन्मभूमि का भी आंदोलन जो चल रहा था उसका प्रारंभ भी उस समय हो गया था। तो एक बहुत बड़े समूह में जन जागरण पैदा करना ये एक मेरा उस समय काम हुआ करता था। तो वहीं से ही सारी समस्याओं का निराकरण जो है वो किसी छात्र संगठन से होगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने छात्र जीवन के अंदर और छात्र नेता जिसे कहते हैं उस नाते काम किया और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समूह, मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि उसको मैंने जोड़े रखा और जोड़ने के अंदर देश का विषय, अपने प्रोफेशन का विषय, खासतौर पर वेटरनरी साइंस की बहुत सारी समस्याएं जो थी उनको लेकर के सबको लामबंद किया और एक बहुत बड़ा समूह की चेन, जो छात्र की जो डिमांड्स थी, छात्रों का जो अधिकार था उसको प्राप्त करने के लिए और उस समय जुड़ी। आप यूनिवर्सिटी के 2 टर्म के प्रेसिडेंट भी रहे। इस अनुभव का आपके आगे के जीवन पर क्या असर रहा? अब छात्रों के साथ काम करते करते एक मौका ऐसा मिला कि छात्र संघ के एक चुनाव के अंदर और सभी छात्रों ने मिलकर के मुझे खड़ा किया और मेरे जो जीवन की सामान्य प्रक्रिया थी उसमें ये बहुत बड़ा चेंज उस समय था कि मैं एक फ्रंट पर अध्यक्ष के नाते वहाँ उनके साथ मैंने काम किया। विश्वविद्यालय उस समय बड़ी विचित्र स्थितियों से गुजर रहा था और वहाँ का विद्यार्थी 2-2 साल पीछे चल रहा था। एक सामान्य सा टेस्ट विद्यार्थी का बन गया था कि जैसे ही परीक्षा आती थी वो उसको खिसकाने के लिए अड़ जाते थे अथवा ऐसी असामाजिक स्थिति वहाँ पर पैदा कर देते थे जिसके कारण परीक्षा समय पर नहीं हुआ करती थी। अब किसी प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप 2-2 साल लेट हो जाएं तो ये पेरेंट्स के लिए, विद्यार्थी समुदाय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, सबके लिए बहुत घातक था और सौभाग्य से मैं चुनाव जीत भी गया और जीतने के बाद जो सबसे पहला मेरी डिमांड वाइस चांसलर से थी, तो वाइस चांसलर को भी वो सुनकर के आश्चर्य हुआ। मैंने वाइस चांसलर को ये स्पष्ट कहा, आज के बाद कोई भी परीक्षा इस विश्वविद्यालय में खिसकेगी नहीं और अगर खिसकेगी तो आपको मेरे को फेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उस समय का रहा कि उस समय के जो बैचेस थे वो 9-9 महीने में और अपना वर्ष भर की पढ़ाई करके निकले और
निश्चित रूप से कोई आईएएस बना, कोई अलग सर्विसेज में गया। उन्होंने वास्तव में मेरे को धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि अगर ये उस समय के स्टूडेंट यूनियन की डिमांड नहीं होती तो हम नहीं पहुंच पाते। अधिकतर काम उस समय विद्यार्थियों के जरिए हो, यूथ फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम हो गए, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम हो गए, और विदेशों से भी अनेक अनेक विद्यार्थी आए। ये सारा अचीवमेंट उस समय रहा। विश्वविद्यालय का जो कोर्स क्यूरिकुलम था, उसके अंदर भी अध्ययन करने के बाद इतने सारे सुझाव मैंने प्रेषित किए कि आगे आने वाले 4-5 सालों तक वो सुझाव और वो विश्वविद्यालय में चलते रहे। जबकि मैं वहां से करके निकल गया, उसके बाद भी वो सुझाव चलते रहे और अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हुए, और वो निश्चित रूप से पूरे विद्यार्थी समुदाय प्रोफेशन के लिए लाभकारी थे, और वो बने और आज भी चल रहे हैं, उसको बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। विश्वविद्यालय में शांति, जातिवाद जबरदस्त था। उस जातिवाद जैसी रचना में सब विद्यार्थियों को समझाना, और दुनिया भर के व्यसन उस समय भी, शराब, गाली गलौज, मारपीट, ड्रग्स, इसका सेवन आदि इत्यादि हुआ करता था। यूनियन के बैनर तले ये सब काम कैंपस में नहीं होंगे। ये करने का निर्णय मैं अपने जीवन का सबसे साहसिक निर्णय समझता हूँ, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैंने इसको बहुत सफलतापूर्वक और अपने कैंपस में इसको कहीं न कहीं प्रतिपादित किया। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे विद्यार्थी जो नशे के आदी थे अथवा नशे में कूदने का कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको बचाने का प्रयास किया और उसमें बहुत बड़ी सफलता मुझे मिली। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे होंगे। आपने मनुष्य के चिकित्सक बनने की बजाय पशु चिकित्सक बनना क्यों चुना? अब ये इसकी विचित्र सी दास्तान है मेरे जीवन में। मैंने पीएमटी उस समय दिया था, और जिस समय पीवीटी का फॉर्म भरा था, पीवीटी टेस्ट हुआ करता था वेटरनरी साइंस के लिए, और उसी में एक ऑप्शन था पीएमटी में कि जिसको इधर जाना है इधर जाए, जिसको वेटरनरी करना है वेटरनरी करे। तो जिस समय फॉर्म भरा उस समय पता भी नहीं था कि ये वेटरनरी साइंस क्या होता है। गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले फॉर्म भरो, बाद में बात करते हैं। अब वो टेस्ट भी दे दिया, तो उसमें वेटरनरी में मेरा एडमिशन हो गया। मीनवाइल एक ऑल इंडिया एग्जाम मेडिकल का दिया था, और उसमें मेरा एडमिशन तिरुचिरापल्ली हो गया। वादा तो ये था कि या तो दिल्ली देंगे अथवा चंडीगढ़ देंगे, लेकिन तिरुचिरापल्ली एडमिशन हो गया। बेमन से वहां पर गए। नॉर्थ साउथ का जो डिफरेंशिएशन है, जो हम सुनते हैं, वो वहां देखने को मिला। रैगिंग बहुत जबरदस्त थी। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था, और राजस्थान से मैं और एक साथी और थे, दोनों का एडमिशन वहां पर हुआ। लेकिन कैंपस के बाहर से ही हमें लौटना पड़ा, और हमने दिल्ली कोर्ट के अंदर ये डाला कि हम तो दिल्ली के हकदार हैं, वो दिया जाए। कोर्ट में केस किया। मीनवाइल वेटरनरी साइंस में एडमिशन हो गया। वो कैंपस देखने गए तो उस कैंपस का जो ऑरा था जबरदस्त था, वहाँ का एनवायरनमेंट जबरदस्त था। वहाँ का काम जब समझा तो ऐसा लगा कि जीवन में ये एक सेवा करने का, मूक प्राणियों के प्रति एक बहुत अच्छा अवसर है, हमें करनी चाहिए। वहाँ हमने एडमिशन ले लिया। वेटरनरी साइंस का डिग्री करने के बाद दिल्ली से एडवोकेट का एक पोस्ट कार्ड आया। बड़ा उसको पढ़ करके हमें हंसी आई। उन्होंने ये कहा कि आप 900 रुपये जमा करा दीजिए, आपका केस अब प्रोसेस में आ गया है, सुनवाई के लिए तैयार है। तो हमने उनको सहर्ष नमस्कार करके कहा अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये केस क्लोज। और हम वेटरनरी साइंस में डिग्री करने के बाद राज्य सरकार में नौकरी करने के लिए प्रस्थान कर गए। आपने बताया कि आप बचपन से ही समाज सेवा के प्रति बहुत आकर्षित रहे और आपने की भी, पर डॉक्टर बनने के बाद भी क्या ये आकर्षण समाज सेवा के प्रति बरकरार रहा? सामाजिक सेवा तो मुझे बचपन से संस्कार मिला। पिताजी जब युवा हुआ करते थे तो मैं उनके साथ जाता था। एक बार जबरदस्त बाढ़ आई, और उस बाढ़ में लोगों को कैसे बचाना, ये पिताजी के साथ मिलकर के किया। ये संस्कार तो जभी से था। फिर पढ़ाई के बाद मौका मिला वेटरनरी साइंस का, तो ग्रामीण जनजीवन के अंदर मेरा क्या रोल हो सकता है, मैं क्या सर्व कर सकता हूँ, ये एक राजकीय दायित्व के नाते भी शुरू हो गया। समाज में
मेरी आवश्यकता जहाँ लगती है, मैं उस सिद्धांत में हमेशा विश्वास करता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा। हर व्यक्ति में नारायण है, यानी किसी व्यक्ति को अगर आवश्यकता है मेरी और मैं सक्षम हूँ, अगर उसकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। यही नर सेवा नारायण सेवा का यथार्थ है और इसलिए जब भी मौका मिलता है तो मैं करता हूँ। मेरे जीवन में कुछ उदाहरण है जो मैं देना चाहता हूँ। जयपुर में 1982 में बाढ़ आई। बाढ़ के बाद जयपुर का एक बहुत बड़ा निचला इलाका और मिट्टी से दब गया रात को। तो 1:30-2 बजे के आसपास पानी निकला और निकल करके पूरा की पूरा जो लोग सोए हुए थे वहाँ ऐसे के ऐसे दब गए। 5 बजे 6 बजे के बीच में मैं फावड़े और कुदाली लेकर के अपने पूरे समूह के साथ वहां पर मौजूद था और हमने प्रशासन को खबर की कि ये बहुत बड़ा नुकसान जयपुर के अंदर हुआ है। उसी प्रकार से अभी लेटेस्ट देख लें तो कोरोना काल, जब लोग घर में बंद थे तो मैं मेरे मित्रों के साथ सड़कों पर मौजूद था। कोई भूखा ना रहे, किसी को ट्रीटमेंट बिना और नहीं रहना पड़े, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम पूरे समूह के साथ मिलकर के किया। स्थान स्थान पर लोगों को एकत्र करके खाना बनाना, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, इवन हॉस्पिटल में भी खाना पहुंचाना, ये समाज सेवा के काम हम लोगों ने बहुत किए हैं। और मैं तो वेटरनरी डॉक्टर हूँ, पशु चिकित्सक हूँ, ग्रामीण जनजीवन में काम करता हूँ। इसीलिए कोई व्यक्ति गरीब है और पशुपालन के अंदर वो अपने अवसर खोज करके आगे बढ़ सकता हो, तो उसमें मैं उसको साफ और स्पष्ट ऑफर करता हूँ कि टेक्निकल ये एक सहायता मेरी रहेगी, तुम उठ करके खड़े हो, मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। और जो वो व्यक्ति उठ करके खड़ा होता है तो मुझे एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। आज शाम का जो भोजन किया है वो वास्तव में इसका मैं अधिकारी हूँ। और ये ऐसा मौका जभी भी आता है, गरीब विद्यार्थी मेरे को कहीं अगर नज़र आता है जो किसी कारण से पढ़ाई करने में असमर्थ है, तो मैं लोगों की मदद करके उनको करता हूँ। अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, जैसे गरीब कच्ची बस्तियों में बच्चों को पढ़ाना। तो उसमें भी अच्छे-अच्छे जैसे एमएनआईटी के विद्यार्थी हो गए या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो गए या कोई टेक्निकल कॉलेज के विद्यार्थी हो गए, उनके साथ असाइनमेंट करके, उनके साथ सहयोग करके और बारी-बारी से उनको पढ़ाना, खड़ा करना, उनकी ड्रेस तैयार करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साफ पीने का पानी मिले और वो बच्चे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। जो भी मदद होती है वो करने में और मैं चूकता नहीं हूँ, पीछे नहीं रहता हूँ, करता हूँ। जहाँ तक मैंने आपको देखा और समझा है, आपका एक ही ध्येय है, सादा जीवन उच्च विचार। आप बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे, क्या ये उसी का नतीजा है? बचपन में सौभाग्य से एक संगठन का साथ मिला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब मैं 6-7 वर्ष का था, मेरा जन्मदिन था। उसी जन्मदिन के दिन कुछ मित्र लोग मेरे को शाखा पे ले गए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा थी। वहां से मेरा जुड़ाव रहा। समाज को एकत्र करके एक बनाना, बचपन से ही ये संस्कार मेरे में रहा। और संस्था के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार, उनका कहना भी यही था कि इस भारत का मूल समाज जो उसको मातृभूमि मानता है, उनको एक होकर के रहना ही होगा, तभी हम हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख पाएंगे, ऐसा वो कहते थे। और इसी उद्देश्य के साथ विजयदशमी के दिन उन्होंने संघ की स्थापना की। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इसको स्मरण करे, राष्ट्र के लिए जिए। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह के युवाओं की आवश्यकता इस देश को है, वो एक्टिविटी मैं संघ के कार्यक्रमों में करता रहा। अब सबके साथ कनेक्ट होना है, सबके साथ जुड़ना है, तो सिंपल जो सामान्य रहन-सहन है, जो मैं प्राकृतिक वातावरण में जी सकता हूँ, मान सकता हूँ, इसका मैं प्रयास करता हूँ। इसीलिए सामान्य जीवन जीते हुए मैं किसको क्या सर्व कर सकता हूँ, क्या उसकी मदद कर सकता हूँ, ये संघ के संस्कार मेरे पास हैं। और जीवन में जब भी जीता हूँ तो ये मेरे काम आते हैं और मैं उसका पालन भी स्वाभाविकता में करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये मैं करता हूँ। ये मेरी हॉबी भी है, ये मेरी जीवन शैली भी है। आप भारत तिब्बत मंच पर भी काफी सक्रिय रहे। जयपुर में रहकर तिब्बत कैसे? हाँ, ये एक विचित्र सी बात बहुत लोगों को लगती है, उस समय भी लगती थी। अब जयपुर में रहें, गुवाहाटी में रहें, रामेश्वर रहें, कहीं भी रहें,
भारत मेरा देश है और इस भारत के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को लगना ही चाहिए। देश हित में जो आवश्यक है वो करना ही चाहिए। इसीलिए चाइना ने तिब्बत पर जो है वो आतताई प्रयास शुरू किए। तिब्बत के अस्तित्व को मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों को तिब्बत छोड़ना पड़ा और वो भारत आके उन्होंने शरण मांगी। उसी समय एक संगठन का गठन हुआ, भारत भारत तिब्बत सहयोग मंच। यानी भारत तिब्बत के लिए क्या सहयोग कर सकता है, करना चाहिए अथवा नहीं, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न वो उस समय थे। तो जिस तरीके से चाइना की एक्टिविटी रही है विस्तारवादी, धीरे धीरे आगे बढ़ना और सामने वाले को समाप्त करते रहना, तो उसी प्रकार से तिब्बत पे उन्होंने अटैक किया और सांस्कृतिक सामाजिक अटैक किया, कल्चर पूरी खत्म करने की कोशिश की। लोगों ने भारत में शरण ली। हम भारत में उनको सुरक्षित रख सकें और तिब्बत को चाइना से जितना बचा सकते हैं बचाएं। ये एक वैचारिक आंदोलन उस समय देश में सब जगह आना चाहिए, ताकि देश में भी चाइना की विस्तारवादी नीति, ये जो चल रहा है षड्यंत्र, उसकी जानकारी रहे। इसलिए उस संगठन का गठन था। इसलिए जयपुर में रहते हुए भी राजस्थान में एक ब्रांच भारत तिब्बत सहयोग मंच की बनी और तिब्बती जो वहां से आए उनको जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई सुविधा मिले, उनके विचार देशवासी सब जगह जाने और जानने के बाद एक मनोवैज्ञानिक रूप से जिस प्रकार का उनका समर्थन हम कर सकते हैं वो करें। भारत के हित को ध्यान में रखते हुए ये एक विचार यात्रा उस समय प्रारंभ हुई। मैं सक्रिय रूप से उस संगठन के साथ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में जुड़ा और लगभग 4-5 साल मैंने उस फील्ड में और तिब्बती जो और इंडिया के जो लोग वो सहयोग करना चाहते थे उनके बीच में काम किया। जैसा कि आपने बताया, आप बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे और आरएसएस की भावना हिंदुत्ववादी है और हिंदुओं में गाय को मां स्वरूप माना जाता है। क्या इसीलिए आप गौ सेवा आयोग से भी जुड़े? एक राजकीय प्रतिनिधि के तौर पे था। राज्य सरकार ने एक टेक्निकल एडवाइजर के रूप में गौ सेवा आयोग में और मुझे भेजा था। राजस्थान में उसका प्रारंभ भी हुआ था। तो तकनीकी रूप से हम गौ को कैसे मजबूत बना सकते हैं, गौ हमारी माता है, आधार है, एनवायरनमेंट कह लें, जीवन यापन करने के लिए कह लें, चिकित्सा दृष्टि से कह लें, सब दृष्टि से गौ का अपनी मान्यता है और विज्ञान ने भी इसको प्रमाणित किया है। उस समय बहुत कम लोगों को गौ की महत्ता पता हुआ करती थी। तो गौ सेवा आयोग के जरिए जगह जगह तकनीकी सेमिनार और किस प्रकार से हम उसको पालन योग्य बना सकते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत आधार गाय का नहीं था। लोग बाग जब उसको आर्थिक दृष्टि से गणना करते थे तो इतना ही था, दूध निकालें और घर से बाहर उसको छोड़ दें। ये भी एक विचित्र सी प्रथा थी। तो इसको किया, उसका यूरिन, उसका जो गोबर, उसकी जो बॉडी का ओरा था, उस सब पर साइंटिफिक रिसर्च किस प्रकार से किस किस फील्ड में हो सकता है ये भी किया। और गौ सेवा आयोग के प्रयासों से ही विश्व बैंक ने भी उसके अनेकों अनेक जो आयाम थे उस पर फंडिंग भी किया, उस पर रिसर्च चला। और आज तो हम देखते हैं कि गौ उत्पाद यानी गौ से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उसके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। चिकित्सा दृष्टि में तो बहुत जबरदस्त है। आप ये देखिए कि जो चीज आप टेस्ट नहीं कर सकते, जिस चीज को खा नहीं सकते क्योंकि वो जहर है, आपको उसका टेस्ट भी नहीं बता पाओगे, वो उसको खाती है। खाने के बाद उसको दूध और यूरिन के अंदर निकालती है। उसका आसवन करने के पश्चात, उसका वेपोराइजेशन करने के पश्चात जो रेजिड्यू बचता है, उस रेजिड्यू से दवाई बनती है जो आपके असाध्य रोगों में काम आती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं वो किए हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे मैन्योर हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे दूध का उपयोग हो, चाहे घी का उपयोग हो, सब उसका यूज कर सकते हैं। इन सब पर एक वैज्ञानिक प्रयोग करके एक धारणा समाज में और प्रदर्शित करना देना, ताकि समाज निर्णय कर सके कि वास्तव में गौ को बचाना क्यों आवश्यक है। हर परिवार के अंदर एक गौ रहे और
वो पाले, ये भी एक कंसेप्ट चला। जिन जिनको तकनीकी सहायता की आवश्यकता थी वो उसके जरिए हुई, तो वो भी एक बहुत बढ़िया मंच, मेरा जो प्रोफेशनल एक एक्सपीरियंस था उसके अंदर वो काम आया और मैंने उसमें भी खूब काम किया। आप राजस्थान वेटनरी काउंसिल के भी मेंबर रहे। हाँ, राजस्थान वेटरनरी काउंसिल का मेंबर रहा मैं, 3 साल का कार्यकाल होता है। राजस्थान के पशु चिकित्सकों में बहुत समस्याएं थी, उन समस्याओं को उचित मंच पे उठाना, नीम हकीमों की जो उपस्थिति थी वो खत्म हो, आम व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पशु चिकित्सा सेवा मिल सके, ये उस समय का एक चैलेंजिंग जॉब था, चैलेंजिंग काम था, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर के किया। नव गठन हुआ था उस समय, पूरे भारतवर्ष के स्तर पर जगह जगह कर रहे थे। ऐसे अनेक अनेक नियम भी बने कि कौन व्यक्ति पशु चिकित्सा के लिए अधिकारी है और उसको क्या क्या काम और दायित्व है, उसको अपना दायित्व करना चाहिए। अनुशासन में बांधना, चाहे पशु चिकित्सा करने वाले ग्रेजुएट पशु चिकित्सक हो अथवा अलाइड सर्विसेज वाले जिसे कंपाउंडर्स कहते हैं वो हो, अथवा डिपार्टमेंट राज्य सरकार से दी जाने वाली सुविधा हो, अथवा पशुपालक को कहाँ क्या सुविधा मिल रही है, इन सब पे मॉनिटरिंग करने का काम और काउंसिल करती है। संसद द्वारा एक स्थापित निकाय है और वहाँ जो भी विचार करते हैं वो एक नियम बनता है, वो नियम सब पे लागू होता है। और उस समय भी मैं एक मेंबर के नाते विभिन्न समितियों में रहा और उस समय की जो काउंसिल थी उसने बहुत प्रभावी काम भी इस क्षेत्र में किया। आप अपने भार्गव समाज में काफी सक्रिय हैं। आपका क्या कहना है कि अपने समाज में और क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए और इस समाज को कैसे और आगे ले जाया जा सकता है? रघुवंश से मेरा संबंध है, ये मेरे लिए गर्व का विषय है और मैं समाज बंधुओं को भी बार बार अक्सर याद दिलाता रहता हूँ। एक व्यक्ति का स्वाभिमान क्या होता है ये उसके पुरखों द्वारा निर्धारित होता है और ऋषि भृगु से जुड़ा हुआ इतिहास, परशुराम जी, चवन ऋषि, इन सबसे जुड़ा हुआ होने के कारण एक अभिमान, गर्व, स्वाभिमान, ये सारी प्रवृत्ति आती है और ये शरीर के अंदर स्फूर्ति भी आती है कि मैं हेमू का वंशज हूँ। अब ये कहने को बहुत सामान्य है लेकिन वास्तव में एक ये गर्व का विषय है। जिस समय भारत में आधी जनता, मुस्लिम आक्रांता आए इस देश के ऊपर शासन करने के लिए ही नहीं, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे। वो शासन करने के उद्देश्य से मुगल नहीं आए थे, वो आए थे कि यहाँ की जिन्होंने जनेऊ पहन रखा है उनका गर्दन काटना है, जनेऊ का वेट लेना है, धर्म परिवर्तन करना है, सनातन को नष्ट करना है, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति को समाप्त करना है। और उसी दौरान एक स्वाभिमान शून्य समाज था चारों तरफ, लेकिन रघुवंश का एक व्यक्ति हेमू, और हेमू के साथ जो भार्गवों का समूह था वो मुगलों से लड़ा, अंतिम समय तक लड़ा और अनेकानेक बार मुगलों को हराया। और धोखे से जब हेमू को मारा, मारने के बाद भी उस भार्गव समाज को पकड़ करके उन्होंने अनेकानेक अत्याचार किए सिर्फ इसलिए कि ये सनातन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी होती है कि ये वो भृगुवंश है, ये वो भार्गव है जो हेमू के साथ थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, औरों की तरह तमाशा नहीं देखा कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा। आप ये देखिए, जितने लोग युद्ध में लड़ रहे थे उससे ज्यादा बाहर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहता है। यानी मुगल जीते तो हम गुलाम हैं और हेमू जीते तो हम सनातनी बनकर के हेमू के साथ रहने वाले हैं। लेकिन भृगुवंश यानी भार्गव वो लोग हैं जिन्होंने हेमू के साथ अपनी गर्दन कटाने को मंजूर किया। लेकिन मेरी कहीं भी और संस्कृति छूटे या मैं अपना धर्म परिवर्तन करूं नहीं हुआ। और इस खून को बचाने के लिए यानी अपने धर्म को बचाने के लिए जब मुगलों ने यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया तो भी इस देश के ही नहीं विदेश में भी स्थान स्थान के ऊपर जहाँ भार्गवों को मौका मिला वहां उन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी सनातन भक्ति, अपना संस्कार भक्ति, इन सबको बनाते हुए
एक अलख जगाने वाला विषय ये भार्गव ने किया। ये अपने आप में और पर्याप्त स्फूर्ति और गर्व का विषय है। स्व यानी स्वावलंबन, अपने समाज का, कुटुंब का अगर कहीं रहता है तो निश्चित रूप से हम गर्व के साथ कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं। मुझ पे ताव देकर के मैं कह सकता हूँ कि मैं भृगुवंशी हूँ। इस देश और समाज और संस्कृति और सभ्यता के लिए कभी भी आवश्यकता पड़ी तो मैं हाजिर रहूंगा। ये जब स्मरण मन में आता है तो जीवन में कभी निराशा भाव नहीं आता। और ये मेरे एक जीवन में अद्भुत जो है पुरखों की देन है। और ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस वंश से हूँ जो सारे समाजों को जोड़ते हुए अग्रणी रूप से काम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और इसलिए भृगुवंशियों में आपको सबसे ज्यादा शिक्षा, तार्किक शक्ति, आप ये देखिए, ये सर्वत्र मिलेगी। ये हमारे पुरखों की देन है। और ये आपने पूछा कि कैसा लगता है, तो ये मेरे लिए काफी सुखद है। और समाज के लिए भी जब भी जैसी आवश्यकता होती है, लगते हैं समाज भी बहुत अग्रणी है। युवाओं को जोड़ करके समाज को आगे हम किस प्रकार से ले जाएं, अपने खून जिसके अंदर अनेकानेक संस्कार भरे पड़े हैं, इस खून को संजोने की आवश्यकता है। और ये हर समाज के लिए चैलेंज है। बढ़ता हुआ जिस तरह से डिजिटल युग आगे चल रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया प्रभावी है, लोग बाग बिछुड़ते जा रहे हैं, लोग बाग अपने स्वयं को भूलते जा रहे हैं, लोग बाग अपने पुरखों की और काम को भूलते जा रहे हैं। उस समय अपने संस्कारों को बचाए रखना ये बहुत ग्रेट चैलेंज है। और इस चैलेंज को निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत सुखद है कि मैं भृगुवंशी हूँ। आपने ग्रामीण अर्थतंत्र पर भी काफी जोर दिया है। देखिए, भारत की जान जो है वो ग्राम है, ग्रामीण जनजीवन है। और एक वेटरनरी डॉक्टर होने के नाते मुझे वो मौका मिला है कि मैं जाके उस क्षेत्र में काम करूं। मैं करता हूं, परिवारों के साथ चर्चा भी करता हूं। वहाँ शिक्षा, शुद्ध जल, स्वास्थ्य, दुनिया भर की जो कुरीतियां हैं उन पर खुल करके चर्चा करते हैं। और वो निश्चित रूप से ये जो युग चल रहा है उसमें एक स्टेप अवेयरनेस की कमी के कारण पीछे रहते हैं। तो उनके बीच में जाकर के और चर्चा करनी पड़ती है। ग्रामीण जनजीवन ही नहीं और शहरी जनजीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आज खड़ी हो गई है। देखिए, हम तो सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। आप देखिए आजकल के कुटुंब की क्या स्थिति हो रही है, चाहे शहर कर दे चाहे गांव कर दे। बहुत सारे लोगों से बैठ के जब चर्चा करते हैं किसी मुद्दे के ऊपर, और उनसे आप एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लीजिए सबसे कि पूरे परिवार के साथ बैठ करके कितने दिन पहले भोजन किया था आपने। और वो हो गया तो आप पूछ लीजिए साथ में बैठ करके भगवान की आरती भजन कब किया था। पूरे परिवार परिवार की उपस्थिति होनी चाहिए। तो उसका जवाब बहुत नेगेटिव आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6-6 महीने हो गए हमारे परिवार को एकत्रित किए हुए, 6 महीने हो गए एक साथ बैठ के भोजन किए हुए। तो ये जो कुटुंब व्यवस्था है ना, ये बहुत ज़्यादा और विनाश के कगार पर है। जब एक टेबल पे बैठ कर के हम किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, घर में बैठ कर के घर की बात नहीं कर सकते, तो पिता कैसे कह सकता है कि ये आज की जनरेशन, मेरा बेटा मेरी बेटी नालायक है। अथवा बेटा और बेटी कैसे कह सकते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए करते क्या है। पिता ने अपना पूरा जिंदगी लगा दी इस परिवार को खड़ा करने में। आज उसके लिए ये बात सुनने को इसलिए मिलती है कि पिता शायद ये एक अनुभव अपने बच्चों को करा नहीं पाए और बच्चे उस चीज को देख नहीं पाए कि मेरे पिता का पूरा जीवन हम लोगों को खड़ा होने में निकल गया। तो ये चर्चा का जो एक समन्वय का जो केंद्र है, साथ बैठ के भजन करना, भोजन करना, मिलना, गपशप करना, एक साथ बैठना, ये खत्म हो गया है। और इसकी चर्चा मैं तो सब जगह जाके करता हूँ कि कभी कभी बुजुर्ग भी चाउमीन खा लें और बच्चे भी इस चीज को समझे, हमेशा चाउमीन नहीं। ये जब समन्वय होगा तो निश्चित रूप से हम नई पीढ़ी के साथ बैठ करके और घर गृहस्थी, समाज, संस्कार, घर को कैसे खड़ा करना है ये समझ पाएंगे। घर पे दादा की तस्वीर तो लगी हुई है, लेकिन इस तस्वीर का अर्थ क्या है, दादा क्या थे, इसकी जानकारी पोते को नहीं है। तो फिर उस तस्वीर का क्या लाभ है। उस पोते को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस दो दो गाड़ियां में तुम घूम रहे हो ये इसी दादा की देन है।
ये वही दादा हैं जिन्होंने अपनी पीठ पर बोरियां लाद करके मेहनत करके इस परिवार को खड़ा किया है, संजोया है। तब जाके उसको वो अर्थ समझ में आएगा कि ये मेरे दादा की तस्वीर है और इसके ऊपर फूल माला क्यों पड़ी हुई है। तो इस कुटुंब को बनाने की चर्चा ग्रामीण जनजीवन में और शहरी जनजीवन में दोनों में जाकर के, और मैं करता हूँ, ये मेरा टेस्ट है, मेरी हॉबी है, ताकि वो परिवार कहीं न कहीं से खड़ा हो और इसके बहुत अच्छे उदाहरण और रिजल्ट मिलते हैं बच्चों को जोड़ करके। छोटी-छोटी बात पे जो झगड़ा करने का एक आदत है, और वो भी इसके अंदर सुधार आता है। पर्यावरण वाले विषय पर खूब चर्चा करते हैं कि जाएँगे जब 2 पेड़ लेके ही जाएँगे क्या? जीवन के अंदर 4 पेड़ तो लगा करके जाएँ। अब ग्रामीण जनजीवन में पेड़ ही जीवन है, लेकिन वृक्षारोपण का टेस्ट लोगों में नहीं है, सिर्फ याद कराने वाला विषय है। जब उनको याद कराते हैं तो वो करते हैं, और जब एक वृक्ष लगता है तो हमें पता है कि पर्यावरण में हम कितना बड़ा पार्ट उसका अदा करते हैं। किसने सोचा था कि ऑक्सीजन के लिए भी हमें जगह-जगह भागना पड़ेगा, हमारे साथियों को तड़पना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी खरीदने पर नहीं मिलेगी। उस समय भी समाज को ध्यान आया ना, वही एक स्मरण कराने वाला विषय है। समाज की समस्याओं की जानकारी है, इसलिए सब उनसे चर्चा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ग्रामीण जनजीवन में लोग बाग मानते भी हैं और उसको करते भी हैं। अच्छे रिजल्ट हैं उसके और संतुष्टि होती है वास्तव में ये काम करने से। आप राम सेतु अभियान से भी जुड़े। राम सेतु के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी ने तो इसे सिरे से ही नकार दिया था और कोर्ट में भी इस पर काफ़ी बहस हुई। हमारे तो अस्तित्व और इतिहास से जुड़ा हुआ है ये विषय कि रामचंद्र जी ने एक अपने दायित्व की पूर्ति करने के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए, रावण तक पहुंचने के लिए एक ये माध्यम चुना और इस पर चढ़ करके गए। उस समय के सरकारी लोगों ने कुछ भी कहा होगा और उसके तोड़ने का निर्णय भी हुआ। उसके अपने आने वैज्ञानिक कारण भी थे जिसके कारण वो टूटना नहीं चाहिए था, पर कतिपय कारणों से रहा। उस समय की सरकार का जो मन था वो भी ठीक नहीं था, कहीं न कहीं कलुषित था, और वो भी एक मूवमेंट उस समय शुरू हुआ, और सौभाग्य से मुझे भी उसके आंदोलन में भाग लेने का मौका मिला, और भारतवर्ष में ऐतिहासिक चक्का जाम 4 घंटे का जो सारे पहिए जाम हुए, भारतवर्ष में कहीं भी पहिया नहीं चला, आम जन का जुड़ाव जो रहा उसमें किया। बचपन से ही मेरा शौक रहा है कि कोई भी समस्या हो तो उसके लिए और साफ मन से खुल कर के सामने आना, निडरता के साथ मुकाबला करना, वो एक मौका मेरे को राम सेतु बचाने के आंदोलन में भी मिला। वो हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक था, वो हमारी श्रद्धा का केंद्र था, और वैज्ञानिकों ने भी उसको बाद में सिद्ध किया कोर्ट में जाकर के, और कोर्ट का निर्णय भी राम सेतु के पक्ष में आया। बाद में सरकार ने भी उसको निर्णय किया। वो एक मौका मेरे को राम सेतु बचाने का अपने जीवन में मिला। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में भी आप काफ़ी सक्रिय रहे। अब जबकि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर कहना चाहिए, बनकर तैयार है, आपका क्या अनुभव रहा? ये विषय तो पूरे जीवन भर का जुड़ा हुआ विषय है। शिला पूजन, हर व्यक्ति का हाथ लगे वो शिला वहां पहुंचे अयोध्या में, वहां से आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय भी मैंने अपने हाथों से ठेला चला करके गांव-गांव में शिला पूजन को किया, और वहां से लेके जो विध्वंस हुआ बाबरी का, उसके बाबरी के एक दिन पहले भी दर्शन किए, और उसके बाद उस विध्वंस वाले कार्यक्रम में भी, और अग्रणी पंक्ति में, और बीकानेर के गए हुए 511 लोग जो मेरे साथ गए थे, 2 ट्रेन भर के पूरी गई। पूरा रजिस्ट्रेशन सबका था, एक-एक की जानकारी सबकी थी। ऐसे लोग गए और उन्होंने अग्रणी रूप से वहाँ राम मंदिर स्थापना की नींव रखी। जैसे ही मौका मिला कूद करके उस ढांचे को किस प्रकार से हटाना है, वो सबने देखा और उस समय किया। और उसके बाद भी माननीय न्यायालय ने जो विभिन्न प्रकार के सबूत जो थे उसको देख करके निर्णय राम मंदिर के पक्ष में किया, तो वो भारत के मन की बहुत बड़ी विजय थी। और उसका जो जगह-जगह मूवमेंट चला, राशि संग्रहण से लेकर के और
कोई ना कोई सहयोग मंदिर के लिए रहे, उसमें भी एक बहुत बड़े राजस्थान के क्षेत्र को उस दृष्टि से और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लगना, उसके लिए एक मौका मिला और हम सब ने उसको किया। आज बहुत सुखद विषय है कि इस भारतवर्ष में राम का जहाँ जन्म हुआ, वहाँ हम जा सकते हैं, राम के दर्शन कर सकते हैं, राम का स्मरण कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे देश की नहीं, हम सबकी जान है, मन है, ऐसे व्यक्ति का स्मरण करके जीवन के लिए मंगल कामनाएं मान सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पर एक जैसे स्थली है वो है, और हम ही नहीं, पूरे देश भर विदेश भर से लोग बाहर आके उसके दर्शन करते हैं। तो देख के एक बहुत सुखद अनुभव होता है कि जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो था वो पूरा किया। और उसके लिए सबसे बड़ा विषय ये था कि हर व्यक्ति को उसके साथ जोड़ना, समाज को जोड़ के खड़ा करना, उसमें हमारा भी कोई बहुत बड़ा सहभाग, एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते वो मौका मुझे मिला और उसको हमने खूबी निभाया। आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं। हमारा आज का फोकस आपके हिंदुत्व व सनातन व समाज सेवा पर रहा। एक सवाल आपके प्रोफेशनल फील्ड से। आजकल ज़्यादातर घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, पर ओनर्स को उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। कहते हैं, ऐसा मानना भी है कि इंसानों की दवाई ही कुत्तों को दे दी जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अब पशु तो मानव का सबसे निकटतम सहयोगी रहा है, चाहे पशु कोई भी हो। हम शहर में निवास करते हैं तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है, श्वान, डॉग, जो घरों में मिलता है और हमारे सबसे नजदीक भी रहता है। मानव और पशु का स्नेह तो बहुत लंबे समय से है, जस्टिफाई भी है। और वर्तमान समय में जिस तरह से मानव एक एकाकी जीवन जी रहा है, दोस्ती लोगों से तोड़ रहा है या मिलना नहीं चाह रहा है, उस समय तो ये जो पशु है वो वास्तव में अमृत है उसके लिए। वो करता है, बहुत समझदार प्राणी है, लेकिन हमें उसके साथ समय बिताना होगा, उसको समझना होगा, उसको समझाना होगा, उसका खान-पान, उसका सारा ध्यान रखना होगा। अगर ये सब कर सकते हैं तो ही मेरा आग्रह सबसे है कि उसको अपने साथ रखें। बहुत सारी सावधानियाँ उसके लिए भी हैं, बहुत सारी सावधानियाँ स्वयं अपने लिए भी हैं। उनका ध्यान रखें, खाना-पीना, उसकी बीमारी, अपने स्वयं की बीमारी, ये सब बराबर चलेगा तो बहुत अच्छा है कि आज एक सहयोगी मिला। बहुत उपयोगी है वो, कई जगह बहुत काम आता है, सामाजिक जीवन में भी, बुजुर्गों के लिए भी, सबके लिए। हमारी बहुत सारी बीमारियों का उपचार भी वो करता है। जिस तरह से हम अकेले होकर के आज परेशान हैं, आज स्ट्रेस है हमारे दिमाग में, बहुत तनाव है, हमारे आस-पास हम किसी को नहीं पाते हैं, सब व्यस्त हैं। तो उस दृष्टि से तो ये बहुत बढ़िया साथी है। लेकिन समय पर उसका वैक्सीनेशन हो जाए, खाना-पीना हम पर्याप्त उसका रखें, उसको अनकंट्रोल्ड नहीं करें। अपने मन के जो विकार हैं, आपकी जो बुराइयाँ हैं, गुस्सा आना, खूब बोलना, गालियाँ बकना, ये सब चीज़ उसके ऊपर नहीं चाहिए। ये सब हमें कंट्रोल अपने आप पर करना होगा, उसको उसी अनुरूप ढालना होगा। निश्चित रूप से वो बहुत बढ़िया सहयोगी है, साथ देने वाला है, आपको समझने वाला है और समझ करके आपको रिलैक्स करने वाला भी है। इसको इसी भाव में रख कर के पालें, निश्चित रूप से ये एक बहुत बढ़िया प्रयास ये रहेगा। आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, ग्राम सेवक भी हैं। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कब समय निकाल पाते हैं? क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रहा है और क्रिकेट और कबड्डी, ये 2 विषय मेरे रहे हैं। साथियों के साथ हँसना, खेलना, चुटकुले सुनाना, ये सारा विषय रहा है। व्यस्तताएँ भी खूब है, राजकीय दायित्व भी हैं, कुछ सामाजिक दायित्व हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन परिवार के लिए मेरा समय पूरा निकलता है और इसका मैं प्रयास भी करता हूँ कि पूरे परिवार का एक बार हाल-चाल मिल जाए। माताजी भी मेरे साथ हैं, रुग्ण हैं, उनके भी हाल-चाल मिल जाएँ। बेटा और बेटियों के साथ बैठ कर के थोड़ी देर चर्चा करके उनके मन का हाल भी जाना जा सके।
धर्मपत्नी के साथ बैठ कर के कभी नाइट शो हम देख पाएँ। इस सब का जितना प्रयास होता है वो मैं करता हूँ। इसका विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। दुनिया भर की जो एक्टिविटी है, चाहे सामाजिक एक्टिविटी हो, चाहे राजकीय एक्टिविटी हो, उसमें अतिरिक्त रूप से कुछ चार्जेस भी होते हैं, वो भी मैं निभाता हूँ। लेकिन परिवार को समय पर मैं समय देता रहता हूँ, उनसे चर्चा करता रहता हूँ। इसलिए दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मैं सफलतापूर्वक अपने आप को ढाल लेता हूँ, वहाँ भी समय दे देता हूँ। अगर इधर कहीं कमी होती है तो उधर बड़ा संकट रहता है। इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसको बड़ा समन्वय और बैलेंस करके चलता हूँ। इवन सारे रिश्तेदारों से भी सजीव संपर्क बनाने का प्रयास, और रिश्तेदारी में भी मेरा पार्ट क्या है, इसको भी मैं ध्यान में रख करके और निभाने का जितना प्रयास होता है करता हूँ। कुछ कमियां रहती हैं तो उसको आगे कैसे ठीक करेंगे, उसका भी प्रयास रहता है। मोदी जी का थर्ड टर्म चल रहा है और पूरे 140 करोड़ देशवासी ये मानते हैं कि वो अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। आपका क्या मानना है कि वह भी और आगे कार्य करेंगे? देखिए, ये तो आज सभी लोग कह रहे हैं, आपने जो किया मेरी सहमति तो है ही है इसमें। हमारा देश बहुत विचित्र सी स्थितियों से गुजर रहा है। जिस समय मोदी जी ने इस देश को एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में संभाला, उस समय तो स्थितियां बहुत ही ज्यादा विकट थी। और ये हम सबका सौभाग्य, इस देश का सौभाग्य है कि जब देश को मोदी जी जैसे एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस समय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला। अन्यथा आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब थी। सुरक्षा की दृष्टि से हम जर्जर हो चुके थे। मतलब कर्नल मेजर आकर के सेवानिवृत्त होने के बाद आंखों में आंसू लेकर के कहते थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। समाज को टुकड़े करने के लिए जितने प्रयास हो सकते थे हो गए। इन्फिल्ट्रेशन और धर्म परिवर्तन ये जिस गति से हो रहा है, तो करने वाले जो यहाँ जिहाद लेकर के आ रहे हैं, जिहाद के नाम पर आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वी वांट ओनली 27 इयर्स, उसके बाद जी करके दिखा देना। और जिस तरह के इन्फिल्ट्रेशन के कारण जो देश की भौगोलिक स्थिति हो गई है, वो बहुत खतरनाक हो गई है। बहुत सारे स्थान जहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होने की स्थिति में आ गए हैं। पॉलिटिकल पावर को कैसे लिया जाए, उसका षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सनातनियों ने देश में जनसंख्या कंट्रोल करने के जो तरीके अपना लिए, उसके कारण हमारा रेशो आज की तारीख में 1.9 है। और जो जिहाद लेकर के इस देश में आ रहे हैं, वो 12 के फिगर पे चल रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति जो है वो देश में उत्पन्न हो रही है। हम लोग जिस तरह से अपनी शादियों को लेट करते जा रहे हैं, इवन हमारे युवा आज कहने लग गए हैं कि तू नौकरी पे जा, मैं नौकरी पे जाऊं, बट नो किल। टाइम नहीं है, समय नहीं है। 35 साल की उम्र में हम शादी का सोच रहे हैं। बच्चा कब करेंगे, बच्चा कब आएगा, जब तक जिहादी तीसरी जनरेशन पैदा कर चुके होंगे। मौसी, हमारे मौसा जी, हमारे चाचा, हमारा दादा दादी, ये सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अब ये देखिए 10 साल बाद मौसी मौसा दिखने में नहीं आएंगे, बुआ फूफा दिखने में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो एक गैप इतना हो जाएगा 35 साल, 34 साल, 33 साल की शादी करने में। यानी देश के अंदर अब पॉलिटिकल पावर भी हम किस प्रकार से लें, ये सारी समस्याएं इस देश में आ रही थी। उसी दौरान मोदी जी इस देश में आए, उन्होंने देश को संभाला, देश के स्वाभिमान को जगाया, देश के लोगों को आपस में कनेक्ट किया, मिलकर के रहेंगे, स्वदेश का पालन करेंगे, मेक इन इंडिया का एक कंसेप्ट वो लेकर के आया। आप ये देखिए कि जितना सुरक्षा का तंत्र हम 97% इम्पोर्ट करते थे, आज हम 67 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये यहाँ के वैज्ञानिकों को चैलेंज दिया, उन्होंने कर सकते हैं क्या, करिए ना। क्रायोजेनिक इंजन वाजपेयी के समय सबने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे इंडिया को। 9 महीने में वैज्ञानिकों ने तैयार करके इस देश को दे दिया। ये जो सारी स्थितियां, और थी कि आज जगह जगह अनुशासन की बात हो रही है। आप यूपी में देखिए किस तरह से अराजकता का माहौल था। बिहार में निकल नहीं सकते थे शाम को 6 बजे बाद। ये सारी स्थितियां देश में और लगातार बढ़ती चली जा रही थी उस समय। और
मोदी जी का आना, धारा 370 का हटना, राम जन्मभूमि जो अब ये देखिए आप कहते हैं कि सरकारों का कितना प्रभाव होता है। कोर्ट ने अनुवाद के लिए यूपी गवर्नमेंट को इस सारे केस का और कागजात सौंपे कि आपको अनुवाद करके भेजना है। 3.5 साल तक मुलायम जो है वो उस समय के सीएम अलमारी में रखे उसको बैठे रहे, उसका अनुवाद नहीं किया। योगी जी ने आते ही 6 महीने के अंदर अंदर अनुवाद करके सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया। यानी न्याय में भी देरी किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे मानसिकता वाले जो है राजनीतिक जिस देश में थे, आज भी हैं, उस समय भी थे। लेकिन ठीक समय पर अभी कश्मीर में कोई दूरी थी नहीं कि वो भारत में रहेगा, लेकिन आकर के उस स्थिति को भी संभाला। तो आज चारों तरफ हम देखते हैं ना, आर्थिक दृष्टि से हम कितने मजबूत हो गए, चौथी अर्थव्यवस्था के, और हम मुकाम पे आकर के बैठ गए। सुरक्षा का आपने देख ही लिया, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब 8 मीटर की त्रिज्या में किस प्रकार से हमारा ब्रह्मोस जाकर के घुस गया कि पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। अमेरिका ने अपने वहां पे जखीरा इसलिए रखा कि वहां कोई भी शक्ति विश्व की पहुंच नहीं सकती। हम सबसे ज्यादा सेफ है, हमारा माल वहां सबसे ज्यादा सेफ है, और हमारे विमानों ने जाकर के और हमारी मिसाइल्स ने जाकर के उसको खत्म किया। आज पाकिस्तान रोता है कि ये कैसा कंट्री है जिसने 9 मिनट तक इस पाकिस्तान को जाम कर दिया। अब ये देखिए, हम नहीं बोल रहे, वही बोल रहे हैं। तो ये जो एक शक्तियां जो पूरे विश्व के लिए चैलेंज है कि आज अमेरिका भी परेशान हो रहा है। आप देखिएगा, इस भारत को नष्टभ्रष्ट करने के लिए और ज्यादा प्रयास होंगे, लेकिन उस प्रयासों में अब मोदी जैसे व्यक्तित्व, मोदी जैसे राजनीतिक, मोदी जैसे नेता इसमें जो आए हैं, और उससे भारतवासी खड़ा हुआ है, हम जैसे लोग खड़े हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत सबके लिए उपयोगी, और सबको लग रहा है, अनुभव भी हो रहा है, हम उसको जी रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं। और हमें गर्व है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति जो गीता को ले जा करके जर्मनी, रूस के राष्ट्राध्यक्षों को देख करके आता है और कहता है कि दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम अवर कंट्री, ये मैं लेकर के आया हूँ। वो उसका अध्ययन करते हैं, रिसर्च सेंटर खोलते हैं, उसका पालन करते हैं। योगा पूरे विश्व में आज मनाया जाता है। हमारे वेदा के अंदर जो जो मंत्र हैं उसका निष्कर्ष वो निकाल करके उस पर अध्ययन कर रहे हैं, और उन्हीं को पढ़ते हुए हम चंद्रमा के और उस पार्ट पर पहुंच गए जहाँ विश्व का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सका। तो ये सारी चीजें जो चेंज इस देश में हो रहा है, निश्चित रूप से किसी नेता जिसे हम मानते हैं कि ये हमारा नेता है, उसका जब अच्छा एक नेतृत्व दिखाई देता है तो बाकी सब लोग अनायास से उस दिशा की ओर चल पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही सुखद तीसरा कार्यकाल मोदी जी का रहा है, और देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अभिमान का विषय है, मेरे लिए भी है, और सब लोग इसको महसूस भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप 59 ईयर्स के हो रहे हैं। मैं जब भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का पॉडकास्ट करता हूँ, तो मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि अब रिटायरमेंट नज़दीक है, आगे के क्या प्लान्स हैं? पर आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि आप अगले 15 साल रिटायरमेंट की सोचेंगे भी। तो अब इसके आगे और क्या? अब 60 साल की उम्र तो हो रही है हमारे, वैसे भी 60 साल का अपना महत्व है, इसलिए जिंदगी के दूसरे पड़ाव में तो जा ही रहे हैं। सेवानिवृत्ति तो राजकीय सेवा से है, लेकिन काम से नहीं है। काम जो दूसरे हैं उनके लिए खूब समय मिलेगा, इसलिए समाज के बीच में जाके काम करना और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना, ये मेरा पैशन है, मेरा टेस्ट है, मेरा हॉबी है। ये करता हूँ, इसके लिए खूब समय मिलेगा, और परिवार के लिए भी समय निश्चित रूप से मिलेगा। रिश्तेदारों का सहयोग तो सारा रहता ही है, धर्म पत्नी का भी खूब सहयोग रहता है परिवार के अंदर, समाज के काम के लिए भी उनका इन्वॉल्वमेंट भी देख करके होता है, और वो इन्वॉल्व भी हो रही हैं, तो देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि किसी अभियान के अंदर मेरी जीवन संगनी जाकर के लगती है। और मैं जीवन में कई बार ऐसा अनुभव भी करता हूँ, ये जो मैं अच्छे अच्छे काम जिसे मैं मानता हूँ संतुष्टि मेरा विषय है, और वो संतुष्टि प्राप्त करने में निश्चित रूप से एक अतिरिक्त मेहनत, ध्यान करने की जो आवश्यकता एक भाग्यवान की तरफ से रहती है, एक धर्मपत्नी की तरफ से रहती है, एक जीवन संगनी की तरफ से रहती है, तो दिल्ली की है वो, और
कविता उनका नाम है, जैसा नाम है वैसा काम है, इसलिए जीवन भर उनका सहयोग रहा है। 60 वर्ष ज़रूर पूरे हो जाएँगे, लेकिन ये काम जो सक्रियता से करने वाला है, ये कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता खत्म नहीं होगी। नए-नए चैलेंजेज़ आते रहेंगे और हम सबको जोड़ करके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसी भाव के साथ काम चलता रहे तो जीवन भी चलता रहेगा, शरीर भी चलता रहेगा और हम कुछ कर पाएँगे इस जीवन में। ये भी एक संतुष्टि रहेगी, जो एक सबसे बड़ा जीवन के अंदर उपलब्धि होती है, और ये मिलती रहे बस, और क्या चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने भृगु लिनिएज को अपने कीमती समय में से इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी ज्ञान भरी बातें करी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बचपन की ओर मुझे लौटा दिया और जीवन के बहुत सारे स्मरण करने का एक मौका दिया। इस नाते आपसे मुलाकात हुई, आप सभी से मुलाकात होगी, इसको देख करके सहयोग करेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। सभी को अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। संवदत्वं संगो